गुलामी की न्याय व्यवस्था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि काली कोट पहनने के बाद क्या कानून ज्यादा दिमाग तेज हो जाता है क्या? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि काली कोट के ऊपर गाउन पहनने के बाद अगर मान लो मैं ऐसे जाऊं कोर्ट में तो मेरा दिमाग तो उतना ही चलेगा जितना मैं गाउन पहन के जाता हूं। लेकिन वो खामखा गर्मी में बुर्का का काम करता है। वो तो एक तरीके से वकीलों का बुर्का है, वो काला काला एकदम ऊपर से नीचे तक। अच्छा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, यहां तो एसी की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला बेचारा क्या करेगा, हाई कोर्ट वाला क्या करेगा? वहां एसी ठीक से काम नहीं करता। लेकिन हां, अंग्रेज दे के गए तो वही करना है। अंग्रेजों को क्रिसमस मनाना होता था, दिसंबर में छुट्टियां होती थी, इसलिए अभी भी दिसंबर में पूरी छुट्टी होगी। अंग्रेजों को यहां गर्मी लगती थी, पूरे मई जून चले जाते थे, इसलिए मई जून छुट्टी हो रही है। मैं भारत की इस गुलामी की न्याय व्यवस्था को बदलना चाहता हूं और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहता हूं। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो। कोई भी मुकदमा साल भर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, पूरा खाका तैयार किया है। और आपको लग रहा होगा 1 साल में कैसे खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत में मुकदमे 1 साल में नहीं, मुकदमों की 3 कैटेगरी थी। जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक। 1 घंटे के अंदर न्याय, 1 दिन के अंदर न्याय, 1 सप्ताह के अंदर न्याय। बहुत एक्सेप्शनल 2-4 केस मिलते हैं, क्या बोलते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर के समय मिलते हैं, राजा विक्रमादित्य समय 1-2 केस मिलते हैं, शिवाजी महाराज के समय 1-2 केस मिलते हैं जो 2-3 हफ्ते चले हैं। नहीं तो भारत में 99% मुकदमे जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, इतने में निपट जाते थे। और आज भी है, दुनिया के कई देशों में हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, जहां कानून का खौफ होता है और फटाफट दंड मिलता है, वहां की जीडीपी बहुत तेज बढ़ती है। हम जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके लिए बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है कि बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करें, ये करें ना। व्यापारियों का शोषण बंद हो जाए, वसूली बंद हो जाए। सब लोग संजीव गोयल नहीं हो सकते कि बिना पैसा दिए अपना धंधा कर लेंगे। मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूर किए जाते हैं। नहीं देंगे तो क्या होगा सबको पता है, कुछ कहना नहीं है। अभी 50 जीएसटी के इंस्पेक्टरों ने 200 करोड़ की जमीन खरीदी, अभी पकड़े गए यूपी में, लखनऊ में। पता है कि नहीं पता? वो कौन सा जीएसटी कलेक्शन कर रहे थे कि सारा कलेक्शन उनके लखनऊ पहुंच गया, प्रॉपर्टी खरीद लिए। जब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक न परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा, न विकसित भारत बनेगा, न विश्व गुरु बनेगा, न भारत में राम राज्य आएगा। और एक चीज बता दूं, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार न लाइलाज समस्या है, न भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या है। यह भ्रष्टाचार भगवान राम कृष्ण, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध के देश में चल रहा है, सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आज भी सतयुग चल रहा है, यह कलयुग भारत में है, क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। वहां सतयुग चल रहा है। जो लोग सिंगापुर गए होंगे बिजनेस के डील में, उनको पता होगा कितना ट्रांसपेरेंट वे में काम करना होता है। बहुत सारे लोग तो जानते नहीं कि अच्छा कुछ बिना लेन देन के काम ही नहीं होता। ऐसा है कि नहीं डॉक्टर साहब? यही चल रहा है। क्यों? सिंगापुर में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन राम नीति है, भय बिन होए। वहां कृष्ण मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति है, सठे साठ्यम समाचार। चीन में पिछले सप्ताह एक मंत्री को फांसी हुई है, पता ही नहीं पता, कुछ लोग अखबार में देखा होगा। उसके पहले एक और मंत्री को फांसी हुई थी। अभी पिछले साल एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई, सरकारी कंपनी का जीएम था, ठेकेदार से पैसा मांग रहा था, 2 लाख युआन लिया था, बस 2 लाख युआन लिया, फांसी उठा के फांसी दे दिया। यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। जितना मुगलों ने 500 साल में लूटा, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर 700 साल में लूटा, उतना इधर 50 साल में लूटा। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है। अभी डॉक्टर साहब ने सोने का आंकड़ा दिया, आज भी सोने की चिड़िया है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो चुनाव के पहले तक साइकिल से घूम रहे थे, और जैसे ही पार्षद बने उनके पास बुलेट भी आई, बोलेरो भी आई, स्कॉर्पियो भी आई, पजेरो भी आई, 4 गाड़ी खरीद लिया। पार्षद प्रधान बनते ही गांव में जो लोग जुड़े होंगे पता होगा, प्रधान बनने के 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, बुलेट आ जाती है। तो सोने की चिड़िया तो है डॉक्टर साहब, आज भी है राजेश भाई। चिड़िया में कोई कमी नहीं है, सोने की है। बस हम लोगों को दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसकी अलग बात है। तो अब इसका समाधान क्या है, समस्या बताएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, 1:30 बज चुके हैं। हमारे पूर्वज एक बात कहते थे
न रहेगा बांस, जोर से बोलिए जरा, न रहेगा बांस। बांस को खत्म कर दें, बांसुरी बंद। घूसखोरी किस में होती है? कैश में। कमीशन खोरी, जोर से बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही, भूख लग गई है। कमीशन खोरी, जोर से बोलिए, कमीशन खोरी कैश में। नशा तस्करी, मानव तस्करी, वो पीछे वालों की आवाज नहीं, हथियार तस्करी, गौ तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अपहरण, फिरौती, चोरी डकैती, झपटमारी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, रंडीबाजी, नकली शराब, सट्टाबाजी, थानेदार, तहसीलदार, हवलदार, पेशकार, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग। जज साहब के यहाँ क्या मिला था दिवाली पे? जोर से बोलिए जरा। कैश। चेक मिला था क्या? कैश। जज साहब के यहाँ, कप्तान साहब, अरे यार पीछे अगर भाई देखो आप हमसे सहमत नहीं हो तो बोलो नहीं जी, वहां चेक से होता है और कैश में होता है, जोर से बोलो तो। कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, थानेदार, सांसद जी, विधायक जी, पार्षद जी, प्रधान साहब, जेई साहब, एई साहब, मैनेजर साहब, लेखाधिकारी, डॉक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, जातिवाद की फंडिंग, भाषावाद की फंडिंग, क्षेत्रवाद की फंडिंग, अगड़ा पिछड़ा, बालू माफिया, खनन माफिया। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस। हाँ, दुनिया के जिन देशों में जितनी छोटी करेंसी है वहां उतना ज्यादा भ्रष्टाचार कम है, उतना ज्यादा अपराध कम है। दुनिया के जिन देशों में जितनी बड़ी बड़ी करेंसी है वहां उतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, उतना ज्यादा अपराध है। आज की डेट में सरकारी आंकड़े कहते हैं 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% परम वैभव प्राप्त हो जाएगा। काफी दिन से बोल रहे थे ये बात। दूसरा, 130 करोड़ आधार बन चुका है, 250 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। सारे सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई का लेन देन भारत में हो रहा है। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है, 55 करोड़ जनधन खाते खुल चुके। ये सब वर्तमान सरकार, मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। ये पहले जो मैं आइडिया दे रहा हूं, ये आइडिया पहले 2014 के पहले संभव नहीं था, अब हो सकता है। 55 करोड़ जनधन खाते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा गरीबों के जनधन खाते भारत में है। और जनधन खाता उसका खुलता है जिसके एनुअल इनकम 50,000 से कम होती है। किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपए 3 महीने में जाती है, वो किसको जाती है? उसको जाती है भूमिहीन किसानों को जाती है, सीधे उनको भी बैंक में जा रही। गरीब से गरीब आदमी जुड़ रहा है। अब समय आ गया है 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए। लेकिन आप कहेंगे अच्छा कैश लेन देन बंद कर देंगे, साइबर फ्रॉड। मैं कहता हूं साइबर फ्रॉड 1 महीने के अंदर रुक जाएगा। साइबर फ्रॉड करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। साइबर फ्रॉड भारत में बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा जो भगवान से नहीं डरते वो किससे डरते हैं? कानून से। 99% लोग भगवान से डरते हैं, जो 1% नहीं डरते उनको डराने के लिए मैं कह रहा हूं कानून से डरेंगे। धर्म की जय तभी होती है जब अधर्म का नाश होता है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। अब इसका एक और बड़ा फायदा होगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो कश्मीर से पीडीपी खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म, महबूबा की पार्टी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पंजाब से अकाली खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हरियाणा का हुड्डा परिवार खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, यूपी में बहन जी और भैया जी का परिवार खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, झारखंड में सोरेन परिवार खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बंगाल की दीदी की राजनीति खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तमिलनाडु स्टालिन परिवार खत्म। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो लगभग 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे देश को बंधक बना रखा है। ये 100 के 100 परिवार भारत छोड़ के यहां से या तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उनके फार्म हाउस है वहां पे, या तो
सिंगापुर कनाडा जाएंगे, कुछ के इंग्लैंड वगैरह में फार्म हाउस है, सबके उनके बने हुए। क्यों करना जरूरी है? किसान क्या करता है? पहले बुआई करता है कि जुताई करता है? जोर से बोलिए जरा। सबसे पहले हमें किसान को समझना पड़ेगा, हमें अपने पूर्वजों को समझना पड़ेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, फिर किसान से सीखना पड़ेगा। किसान बीज नहीं बोता, पहले वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी थोड़ा बहुत खरपतवार है पेस्टिसाइड डाल के उसको भी जला देता है। जब पूरा खेत तैयार साफ सफाई हो जाती है, फिर उसमें बुआई करता है, फिर उसमें सिंचाई करता है, फिर अच्छी फसल पैदा हो जाती है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हम कुछ भी करेंगे, सीए जैसा आंदोलन हो जाएगा, दिल्ली दंगा हो जाएगा। छांगुर जलालुद्दीन को आई है ना, 500 करोड़ की फंडिंग अंदर से हुई, 500 करोड़ की बाहर से फंडिंग हुई। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लफ्ज़ रुकेगा, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग उसी से आ रही है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, धर्मांतरण रुकेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अवैध निर्माण रुकेगा। करप्शन खत्म हो जाए, इलीगल, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग आती है भारत विरोधी काम करने के लिए, ड्रग कारोबार से आ रही है। हमारे लिए एक तरीके से डबल नुकसान करता है। ड्रग कारोबार से हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। गाजियाबाद के गर्ग साहब उसमें वनवासी कल्याण आश्रम में थे, जो लोग संघ से जुड़े हैं, संजीव जी को पता होगा। बेटे नहीं थे, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी गर्ग साहब की। दिल्ली के चौहान बांगड़ के लड़के ने ट्रैक किया, अच्छा भाई नहीं है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चलो ये बढ़िया, यहां निशाना लगाओ। बेटी को ट्रैप कर लिया, एमबीए कर रही थी नोएडा से, 2-3 साल लब दिख रहा था, बेटी को भी लगा लब है लब है। 3 साल के बाद बेटी को समझ में आया ये लब नहीं है, बल्कि क्या है, ये लफ्ज़हाद है। बोला शादी करो, बोला नहीं शादी तो नहीं कर सकते, तुम बोले प्रैक्टिस करो। घर में नमाज पढ़ने लग गई, नमाज पूरी हो गई, अब शादी करो। अरे शादी कैसे करे, वो घर में रहने की जगह नहीं है। बोले चेक लो, 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लो। बेटी चेक दे रही है, अभी निकाह नहीं हुआ है। फिर ऐसा है, वो भाई वकालत करता है, उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है ये लो 35 लाख का चेक लो, BMW खरीद लो। फिर पिताजी को दिक्कत आ रही है, एक स्विफ्ट भी ले लो। फिर हमको भी कुछ चाहिए, ठीक है एक फॉर्च्यूनर भी ले लेते, मतलब। और फिर हाँ इंटरेस्टिंग, आप सगाई करेंगे, सगाई कैसे करें, थोड़ा आजकल जेब ढीली है, कोई बात नहीं तुम सगाई करो, हम पेमेंट कर रहे हैं ना। रेडिसन में सगाई हुई, शायद 30 या 32 लाख का बिल आया, वो बिल भी किसने दिया, बेटी ने। और सब करने के बाद फिर उसने धोखेबाज ने धोखा दिया और बेटी ने आग लगा लिया। गर्ग साहब का धन भी गया और गर्ग साहब का धर्म भी गया। सवाल ये है, ये लफ्ज़हात भारत में क्यों होता है किसी की हिम्मत दुबई में जाके किसी दुबई में हिंदू बेटी के साथ लफ्ज़हात करे? दुबई में तो हिंदू रहते हैं, वहां लफ्ज़हात क्यों नहीं होता, भारत में क्यों हो रहा है? दुबई में हिंदू रहते हैं, वहां धर्मांतरण क्यों नहीं हो रहा है, भारत में क्यों हो रहा है? ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कुकी दुबई क्यों नहीं जाते, भारत में क्यों आते? क्योंकि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, बस हमारी दवाई गड़बड़ है, कानून का खौफ नहीं है। मेरी कोशिश यही है, कानून का खौफ पैदा हो, भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे। समय ज़्यादा है नहीं, 10 से 15 साल का है, ये मेकिंग और ब्रेकिंग का टाइम है। या तो हम बचेंगे और या तो नहीं बचेंगे। मतलब ये स्थिति यथा स्थिति नहीं रहेगी संजीव जी, या तो हम ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे। जो मेरा इतिहास का अनुभव है, जितना मैंने इतिहास पढ़ा, पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में प्रधानमंत्री थे, गंधार के, जहां से माता गांधारी आई थी। बड़े चक्रवर्ती नरेश थे, लेकिन उनके साथ एक ही गड़बड़ी हुई, उनको लगता था धर्म और मजहब एक समान होता है। ऐसा है नहीं, मेरी पीआईएल चल रही है, धर्म अलग है मजहब अलग है, धर्म जोड़ता है मजहब तोड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। इतने बच्चे बैठे हुए, किसी से पूछ लो धर्म और रिलीजन, बोले धर्म वही है, रिलीजन एक ही बात तो है। कड़वी सच्चाई है, धर्म जोड़ता है रिलीजन तोड़ता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा रिलीजन का ही है, धर्म का झगड़ा नहीं है। हम लोग, हमारे पास धर्म के लिए कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में। उनके साथ पंडित नंदराम टिक्कू को यही से लगता था कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता था। पंडित नंदराम टिक्कू को लगता था गुरुकुल और मदरसा एक समान है। पंडित नंदराम टिक्कू को लगता था सनातन धर्म और इस्लाम एक समान है। और नतीजा क्या हुआ, 10 साल वहां से खदेड़ दिए गए, और खदेड़ने के बाद क्या हुआ, हिंदू भी खत्म हो गए। 200 साल पुरानी एक वीडियो दिखाई थी ना आपने, उसमें था ना,
दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान में। तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ दिया। 1931 की जब जनगणना हुई राजेश भाई, 1931 की जनगणना में सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू थे। ये वाला हैदराबाद नहीं, सिंध वाला हैदराबाद। सिंध के लड़काना में 65% हिंदू थे। मतलब पूरे के पूरे सिंध में 1931 में 65% से 70% हिंदू थे। और 1947 में क्या हुआ? जोर से बोलिए जरा। दुनिया का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कहां था? सबसे भव्य जैन मंदिर कहां था? मुल्तान में था। उस मुल्तान में नमाज पढ़ी जा रही है, क्योंकि हम घटेंगे तो कटेंगे। समाधान ये है, पहले जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई हो। पहले ये जो 100 परिवार हैं, ऐसा कानून बनाएं कि ये भारत छोड़ के भाग जाएं, और भाग जाएंगे, भाग सकते हैं। इनको हम चुनाव लड़ के हरा नहीं सकते। चुनाव लड़ के हरा भी देंगे, अगर वो यहां रहेंगे तो अराजकता फैलाएंगे, वो झूठी अफवाह फैलाएंगे, अगड़े पिछड़े के आधार पर लड़ाएंगे, दुनिया भर के और काम करेंगे। समाधान वही है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाणक्य कहते थे दुश्मन को जड़ से खत्म करो, और हम क्या कहते हैं? नहीं, लोकतांत्रिक बात है, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़के। आप ये बताइए, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कैसे मारा था? जोर से बोलिए जरा। जंघे से पिटवाया कि नहीं? जंघे के नीचे कानून क्या कहता था कि जंघे के नीचे नहीं मारना। मरवाया कि नहीं मरवाया? द्रोणाचार्य को कैसे मरवाया? उस समय निहत्थे थे कि नहीं थे? भीष्म पितामह को कैसे मरवाया? पीछे खड़े होके। अरे जब भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए दूसरे रास्ते चुन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल धर्म की स्थापना है, अल्टीमेट गोल परम वैभव है, अल्टीमेट गोल सनातन है, तो उसके लिए जो करना है वो करें। अगर हमारे 2 मुर्गे मारने से सामने के 10 बाज मर जाएं, तो हमें अपने मुर्गे की चिंता करनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे शायद। उसके बिना और कोई समाधान नहीं है। जब तक गुलामी का नाम नहीं मिटेगा, गुलामी का निशान नहीं मिटेगा, गुलामी की कुरीतियां नहीं खत्म होंगी, गुलामी की कुप्रथाएं नहीं खत्म होंगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की चुनाव नहीं व्यवस्था बदलेगी, तब तक परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हम सब लोगों का एक ही धैर्य होना चाहिए, हम इस गुलामी के नामो निशान मिटाने के लिए संकल्प लें। जो यथासंभव मनसा वाचा कर्मणा कर सकते हैं करें, जो बोल सकते हैं बोले, जो लिख सकते हैं लिखें, जो सोच सकते हैं सोचें, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते हैं वो करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।